नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। जिन मानवीय क्रियाओं से आय प्राप्त होती है, जिससे इनकम प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित करी गई हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं। तो इन चारों को पहले हम समझ लेते हैं। बहुत से समझना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर्स का एक हिस्सा है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप किन्हें कहते हैं? जिन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृतिदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। वनों से संग्रहण करना, आखेट करना, आखेट मतलब शिकार करना, लकड़ी काटना, घास के मैदानों में पशु चराना, नदियों, झीलों व समुद्रों से मछली पकड़ना, पशुओं से दूध, मांस, खालें आदि प्राप्त करना, उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि करना तथा खानों से खनिज निकालना आदि प्राथमिक व्यवसाय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यूं तो विश्व के लगभग सभी भागों में लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं, परंतु एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों के अधिकांश निवासी प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत हैं। अब आता है द्वितीय क्रियाकलाप क्या कहलाती है। तो प्राथमिक क्रियाओं में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। द्वितीय क्रियाओं में वही चीज़ें आती हैं जिनका सीधा उपयोग ना करके, जो प्रकृति के द्वारा जो हमें साधन मिल रहे हैं उसका हम सीधा उपयोग ना करके, बल्कि उन्हें साफ या परिष्कृत करके या उनको परिवर्तित करके प्रयोग में लाते हैं, तो उसको हम द्वितीय क्रियाकलाप में लेते हैं। इस वर्ग के व्यवसायों में मुख्यतः प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त होने वाली सामग्री को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लोहे से इस्पात बनाना, गेहूं से आटा निकालना, मैदा निकालना, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर व कागज बनाना, ये सभी द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। तो इस प्रकार सभी जो निर्माण उद्योग धंधे होते हैं वो द्वितीय व्यवसाय होते हैं। अब आता है तृतीय क्रियाकलाप। तो तृतीय व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं। अब जो समुदाय को हम लोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक सेवाएं जो प्रदान करते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। इसको हम सेवा श्रेणी में भी रखते हैं। जैसे यातायात, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रशासनिक सेवा तृतीय व्यवसाय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस व्यवसाय में लगे हुए लोग प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग किसी तरह की नहीं होती। इसमें सीधे क्या लोग क्या करते हैं? अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि अपनी कार्य कुशलता तथा तकनीकी क्षमता से समाज की सेवा करते हैं। अब चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप में अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थ व्यवसाय कहलाती है। तृतीय में तो आ जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और ये आता है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें हमको पता नहीं पड़ता, परंतु ये सेवाएं लोग देते रहते हैं। जैसे अनुसंधान, जो रिसर्च के जितने भी कार्य होते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में है। शिक्षण का कार्य, नेतागिरी, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, ये सब चतुर्थ व्यवसाय हैं। इस वर्ग में वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नेता, प्रबंधक, पुलिसकर्मी, लेखक, कलाकार, संगीतकार तथा अनेक अन्य व्यक्तियों का व्यवसाय सम्मिलित होता है। तो उम्मीद है आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? रेड कॉलर श्रमिक। अब सबसे पहले इसमें आखेट में भोजन संग्रह है। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था: पशुओं का आखेट कर और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे, क्योंकि आदिमकालीन समाज में पहले गेहूँ, चावल इस तरह की कृषि नहीं करी जाती थी। तो केवल शिकार के द्वारा या जंगलों में जो खाद्य पदार्थ होता था उसी से
वो अपना जीवन यापन करते थे। तो तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियाँ या तो लुप्त हो गई, क्योंकि उस समय ज़्यादा शिकार किया जाता था। शिकार ज़्यादा करने के कारण क्या होता, जो एक ही प्रजाति के एक ही जाति के जो जीव जंतु थे उनको मार दिया गया। जैसे अब बाघ की संख्या कम हो चुकी है, डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो या तो ये लुप्त हो गए हैं या संकटापन्न हैं। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? तो भारत में शिकार पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि लगातार जीवों की संख्या कम हो रही थी। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रहण करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो केवल इसमें केवल एक साहस की जरूरत पड़ती है और बाकी पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग पहले पत्थरों के औजार बना करके या तीर कमान चला करके शिकार किया करते थे। इसमें भोजन यदि शेष भी नहीं रहता है तब एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। एक तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्व एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। ये 5.2 में दिया हुआ है इसका, जहाँ पे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्से दिए हुए हैं जहाँ पर भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनेन, अब जो सामान निकलता है वहाँ से जंगलों से, उसको काफ़ी उपयोगी होता है। जैसे सिंकोना की छाल से कुनेन निकाला जाता है। चमड़ा तैयार करना एवं कॉर्क के लिए पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ, ठीक है, कुछ दवाइयाँ ऐसी बनती है जो जंगलों से निकाली जाती है। एवं कांतिवर्धक, कांतिवर्धक जो सौंदर्य प्रसाधन के लिए वस्तुएं जो निकलती हैं वो भी। रेशे को कपड़ा बनाना, दृढ़ पलकों को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए करते हैं। फिर ये आता है, क्या आप जानते हैं च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि इसे चिकल कहते हैं? ये जपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। तो जपोटा वृक्ष का जो दूध होता है उससे क्या बनता है? च्युइंगम बनता है। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्में एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों में ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूह के उत्पादों का स्थान ले लिया। अब आता है पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने क्या किया? पशुपालन व्यवसाय का काम चालू कर दिया। तो विभिन्न जलवायु में दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके क्या बनाया? उनको पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अब चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर करता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। तो चलवासी पशुचारण का सीधा सा अर्थ ये होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। एक अगर पशुचारण के लिए चारागाह जो दिया हुआ है वो अगर वहाँ पर अगर पशु चली जाती थी तो दूसरी जगह वो चले जाते थे दूसरा चारागाह ढूंढने के लिए। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र
उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मडागास्कर द्वीप पर है। तो चित्र 5.4 पर दिया हुआ है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। नए चारागाह की खोज में ये पशुचारक समतल में भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। तो चारागाह जब अगर पशु हैं तो चारा भी चाहिए उनको, तो चारागाह के लिए अलग अलग वो जगह चले जाते थे। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऋतु प्रवास क्या है। तो ऋतु प्रवास का मतलब सीधा सा अर्थ है कि जब एक जगह चारागाह में पशुचारण हो जाता था, जब वो दूसरी जगह चले जाते थे तो उसको बोलते थे ऋतु प्रवास। तो भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, तो हिमालय में रहने वाले लोग जो आदिवासी लोग होते हैं क्या कहलाते हैं, गुज्जर कहलाते हैं। बक्करवाल हैं, गद्दी है एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि शीतकाल में ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ वहाँ पर ज़्यादा होती है, जिस कारण से वो मैदानी हिस्से में निकल आते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है। अब इसलिए घट रही है क्योंकि लोग और अन्य व्यवसाय में लग गए हैं, पशुपालन भी उनके से अब मुश्किल काम हो चुका है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। इसके दो कारण हैं। नंबर 1 है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। तो इनका जो पशुचारण का जो हिस्सा था वो क्या किया, सरकार ने ले लिया है और सरकार ने लेने के कारण वहाँ पर बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। अलग है, अगला है वाणिज्यिक पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। तो वाणिज्य पशुधन पालन का सीधा सा है क्योंकि इसमें आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ होता है और लोग जो पशुचारण करते हैं या पशुपालन करते हैं वो किस कारण से करते हैं, वाणिज्य के कारण करते हैं, ट्रेड के कारण करते हैं और उसमें से जो निकलता है जैसे उनकी खालें या उनका जो और चीज़ें जो निकलती हैं उसको वो बेच देते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। फार्म भी स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खाले ऊन को चलवासी पशुचारण के क्षेत्र दिए हुए हैं 5.4 वाले। वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व के बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। और पशु फार्म में जितने भी पशुधन का पालन किया जाता है वो वैज्ञानिक रूप से होता है। वहाँ पे उनका टेम्परेचर स्थायी रखा जाता है, उनको किसी तरह की बीमारी ना हो, उनके प्रजनन का ध्यान रखा जाता है, उनके जनित सुधार बीमारियों पर नियंत्रण किया जाता है और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। तो विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं यूएसए में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। कृषि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रकार के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 दिया हुआ है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का होता है कि अपने निर्वाह के लिए या समाज के निर्वाह के लिए जब कृषि की जाती है तो उसको बोला जाता है निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानिक उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आदिकालीन निर्वाह कृषि है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, झूमिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में अपनी खेती करते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है जहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं।
इसका क्षेत्र अफ्रीका एवं दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है। तो इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। तो इनका नाम याद रखना है। तो उत्तर पूर्वी राज्य जो भारत के, उसमें हम झूमिंग कहते हैं इसको, मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। ये स्थानांतरित कृषि के नाम है। दूसरा दिया है गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में दो प्रकार होते हैं, एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह और चावल रहित। तो जहाँ पे चावल प्रधान है वहाँ पर मुख्य फसल क्या हो जाएगी, वहाँ की चावल हो जाएगी। और चावल रहित में क्या हो जाएगी, वहाँ पर चावल नहीं पैदा किया जाता है। इसके अलावा गेहूँ और चना, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पैदा की जाती हैं। तो भारत में सिंध गंगा के मैदान, पश्चिमी भाग में गेहूँ, दक्षिण और पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख रूप से उगाया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रोपण कृषि क्या है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, इनके मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं, डेयरी कृषि किसे कहते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, बाजार के सब्जी एवं खेती उद्यान कृषि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को बच्चे नहीं छोड़ेंगे। खनन के बारे में ध्यान रखेंगे और तो नेक्स्ट पार्ट में इसके हम मिलते हैं। ठीक है।